जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स करेंगे हम और बहुत मजेदार तरीके से करेंगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरुआत करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप आंसर दे सकें। ठीक है, बहुत फेमस पर्सनालिटी बन चुकी है ये। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्या है ये क्वेश्चन में। हु हैज बीन क्रोन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, यानी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसे पहनाया गया है। देखिए मिस यूनिवर्स होता है तो मिस यूनिवर्स इंडिया का भी कंपटीशन होता है। ठीक है, इंडिया लेवल पे। ठीक है, चलिए, तो ये इस साल 2025 में कौन जीता है ये आपको बताना है। रिया सिंघा, मनिका विश्वकर्मा, हरनाज कौर एंड शिनी शेट्टी। तो करेक्ट आंसर इस बच्चे मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, तो देखिए मनिका विश्वकर्मा को इस साल 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब दिया गया है, क्राउन पहनाया गया है। ठीक है, इससे पहले ये हरियाणा नहीं, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, इससे पहले ये राजस्थान की मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि राजस्थान की मिस यूनिवर्स का क्या मतलब है सर। तो देखिए 3 लेवल पे कंपटीशन होता है। स्टेट लेवल पे होगा एक तो, ठीक है, यानी कि मिस यूनिवर्स स्टेट, और उसके बाद मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया उसके बाद आता है। ठीक है, और उसके बाद मिस यूनिवर्स आएगा। ठीक है, मिस यूनिवर्स आएगा। क्लियर है पॉइंट, यहाँ पे याद रखना। तो सबसे पहले स्टेट लेवल पे कंपटीशन होता है, वो जीतने के बाद वो स्टेट को इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट करती है प्रतियोगी। उसके बाद जो प्रतियोगी मिस यूनिवर्स इंडिया जीतेगी वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी मिस यूनिवर्स में। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं मनिका विश्वकर्मा जो पहले जीत चुकी हैं राजस्थान का मिस यूनिवर्स, उसके बाद मिस इंडिया, फिर अब ये रिप्रेजेंट करने वाली कहां पे, मिस यूनिवर्स, जो कि आपका नवंबर में कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, नवंबर में मिस यूनिवर्स कंपटीशन होने वाला है, उसमें ये क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करने वाली हैं इंडिया को। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए कुछ स्टैटिक क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिस इंडिया यूनिवर्स का जो कंपटीशन था ये कब शुरू किया गया था। चलिए, तो मिस इंडिया यूनिवर्स का जो कंपटीशन है बच्चे, ये आपको दिखाई देगा 2024 में शुरू किया गया था, यानी कि 2024 में शुरू किया गया था। तो मिस जो मनिका विश्वकर्मा है ये मिस यूनिवर्स इंडिया जीती हैं और मिस यूनिवर्स में कंपटीशन देंगी। ठीक है, तो सर क्या 2024 के पहले कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था मिस इंडिया यूनिवर्स जैसा कि जिसको जीतने के बाद मिस यूनिवर्स में जाए। ठीक है, तो होता था बच्चे। ठीक है, 2024 के पहले फेमिना मिस इंडिया, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया का कंपटीशन होता था। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया का कंपटीशन होगा। ठीक है, तो 2024 के पहले फेमिना मिस इंडिया का कंपटीशन जीतने के बाद मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जाता था। ठीक है बच्चे, चलिए अब मिस यूनिवर्स का कंपटीशन है, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मिस यूनिवर्स का कंपटीशन कब शुरुआत हुई थी, किस साल में शुरुआत हुई थी बच्चे। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स का कंपटीशन 1952 में शुरुआत हुई थी। 52, मैंने 54 लिख दिया, इट्स 52। ठीक है, 52 में शुरुआत हुई थी और मिस इंडिया वाला मैंने आपको बता दिया 2024 में शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं कि अब तक सर कितने ऐसे युवतियां हैं भारत की जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, तो 3 युवतियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, 3। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सुष्मिता सेन। ठीक है, सुष्मिता सेन, इन्होंने 1994 में जीता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात करेंगे हम लोग यहाँ पे लारा दत्ता। ठीक है, लारा दत्ता को सभी जानते हैं। ठीक है, फेमस एक्ट्रेस हैं लारा दत्ता, इन्होंने 2000 में जीता था, 2000 में जीता था। ठीक है बच्चे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू की मैं बात करूंगा, हरनाज संधू। ठीक है, ये हरनाज संधू जीती थी 2021 के अंदर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको लिख चुका हूं। अच्छा एक और बात, ठीक है, जो ये आपका नवंबर में होने वाला है ना, नवंबर में होने वाला है मिस इंडिया प्रतियोगिता, मिस इंडिया नहीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, याद रखिएगा। ठीक है, ये 74th एडिशन होगा, ये 74th एडिशन होगा। कहने का क्या मतलब है बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा 74th एडिशन होगा। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि सर ये जो हमारी मनिका विश्वकर्मा है मिस यूनिवर्स के किस एडिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं या इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, दैट विल बी 74th एडिशन। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट
वेयर डिड द इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट, यानी कि इनमें से कहां पे इंडियन फिल्म फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया है, यानी भारतीय फिल्म महोत्सव को स्टार्ट किया गया है। अब देखिए भारतीय फिल्म महोत्सव होता क्या है, हम लोग इंडियन सिनेमा का सेलिब्रेशन करते हैं कि भैया इंडियन सिनेमा बहुत काम की चीज़ है, इंडियन सिनेमा से हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, इंडियन सिनेमा से हम लोग नेशनलिज्म फैलाते हैं, इंडियन सिनेमा के जरिए हम लोग अपना मैसेज देते हैं सोसाइटी को, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखना 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उसके बाद अभी केरला स्टोरी थी, इस तरीके की बहुत सारी फिल्में जो है मैसेज देती हैं, तो यहाँ पे उनका सेलिब्रेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भारतीय फिल्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है ये आपको आंसर देना है। कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, ट्रिंकोमेल कैंपस ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका, न्यू दिल्ली इंडिया एंड कैंडी श्रीलंका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आपको करेक्ट आंसर विल बी योर, ठीक है, ट्रिंकोमेल करेक्ट आंसर विल बी योर ट्रिंकोमेल कैंपस ईस्टर्न यूनिवर्सिटी श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के साथ मिलकर हम लोग भारतीय फिल्म महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है बच्चे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग श्रीलंका और इंडिया का मिला के मूवी दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ भैया देखो इंडिया और श्रीलंका का कल्चर कितना सेम है। डेफिनेटली आप लोग देखना कितने तमिलियंस श्रीलंका में रहते हैं, कितने श्रीलंकन तमिल वाले एरिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली कल्चर तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के कल्चर को मूवी के जरिए, ठीक है, मूवीज के जरिए दिखाए जाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है बच्चे। यहाँ पर टोटल कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी, 6 मूवीज यानी 6 फिल्म्स दिखाई जाएंगी, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस भी बहुत अलग अलग यहाँ पे रहने वाली हैं फिल्म के जरिए, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे इन सारी मूवीज के जरिए इंडिया और श्रीलंका के जो भी मूवीज हैं, ठीक है, कल्चर है, मूवीज के जरिए यहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। नाम याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे श्रीलंका का, ठीक है, त्रिंकोमाले कैंपस ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि हाँ कहाँ पे हो रहा है और कौन सा महोत्सव हो रहा है, ठीक है। ये इतना बड़ा आपको कॉन्सेप्ट याद रख पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आपका 6 दिन 6 फिल्में दिखाई जाएंगी। श्रीलंका के विश्वविद्यालय में कौन सा यूनिवर्सिटी यहाँ पे, ठीक है, त्रिंकोमाले यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये जो फेस्टिवल है श्रीलंका में हुआ, 6 फिल्म दिखाई देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग भाषाओं में दिखाई देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। ये इवेंट को इनॉग्रेट किया है प्रोफेसर जयंतालाल रत्ना सकेरा ने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आप देखेंगे प्रोफेसर अंकुरम दत्ता, ये डीन है, प्रिंसिपल कह लो, डायरेक्टर कह लो ऑफ स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डीन यही हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा एक स्पीच दिया है इंडिया और श्रीलंका के कल्चर को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम बनके आ जाते हैं इस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 20 अगस्त एवरी ईयर। आज 20 तारीख है भाई साहब, ठीक है, आज 20 तारीख है ना, ठीक है। तो आज के दिन इनमें से कौन सा दिन नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। सद्भावना दिवस की बात करते हैं, रेडियो दिवस की बात करते हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बात करते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चीजें बताता चलूं। सद्भावना दिवस की बात करते हैं, तो सद्भावना दिवस हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। सद्भावना दिवस हम मनाते हैं भाई साहब, राजीव गांधी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, एनिवर्सरी है, कब है, 20 अगस्त को, याद रखना। तो इनकी मृत्यु हो गई थी भाई साहब 89 के अंदर में। तो जो राजीव गांधी है उनकी याद में हम यहाँ पे सद्भावना दिवस मनाते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए तो पहला पॉइंट आप देखना, राजीव गांधी के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे रेडियो दिवस की बात करते हैं, तो ये तो है भैया, ये तो मनाते हैं हम लोग 20 तारीख को, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रेडियो दिवस की बात करते हैं, तो रेडियो दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, 20 अगस्त को ही मनाते हैं, 20 अगस्त को ही मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। क्लियर पॉइंट। अब 20 अगस्त को क्यों मनाते हैं, क्योंकि देखिए इसका कोई एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक डेट तारीख नहीं है कि किस दिन रेडियो का आविष्कार हुआ था, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च की गूगल पे कि भैया कोई एक डेट ऐसी मिल जाए जिसने रेडियो का आविष्कार किया था, तो कोई ऐसी डेट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, ठीक है। एक एक कदम आविष्कार होता चला गया और उसके बाद एक रेडियो बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 1920s में रेडियो का आविष्कार शुरू हो चुका था, याद रखना, 1920s में, ठीक है, शुरू हो चुका था। और किसने किया था, पहला जो नाम आता है ना हेनरिक, ठीक है, पहला जो नाम आता है, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज का नाम आता है, ठीक है,
रेडियो के आविष्कार में सबसे पहला हेनरिक हर्ट्ज का नाम आता है, याद रखना। तो हेनरिक हर्ट्ज के कोशिशें बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से एक रिजल्ट मिलता है हमको, क्या, रेडियो बन के सामने आता है। तो आगे चल के हमें 2011 में, ठीक है, ये डिसाइड किया गया है कि भाई 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाएंगे, वर्ल्ड रेडियो डे मनाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड नहीं, नेशनल रेडियो डे है, ठीक है, नेशनल रेडियो डे हम लोग यहाँ पे मनाएंगे, याद रखना, ठीक है। और मोस्टली ये यूएस में मनाया जाता है क्योंकि ये शुरुआत यूएस से ही हुई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चे, उसके बाद अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करें, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी वो एनर्जी जिसको रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, और उसके बाद थर्मल एनर्जी हो गया, इन सबको हम लोग सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसकी बात करें, ठीक है। तो ये एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो इस दिन हम लोग क्या करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। क्लियर पॉइंट। तो ये कब शुरुआत हुई थी भाई साहब, ये 2004 में शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखना। और ये आपका 1992 में शुरुआत हुई थी सद्भावना दिवस, और ये आपका बता चुका हूं 2011 में शुरुआत हुई थी। यानी कि सद्भावना दिवस, रेडियो दिवस और अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डे हम लोग मनाते हैं 20 तारीख को। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, करेक्ट आंसर विल बी योर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। क्लियर है पॉइंट बच्चे। ये आपका नहीं है क्योंकि ये हम कब मनाते हैं, 19 को मनाते हैं, ठीक है, 19 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आपके सामने कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, विच कंट्री इज होस्टिंग द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इनमें से कौन सा देश पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कर रहा है। अब ये एक ऐसा इवेंट है जो कि स्केटिंग का है, ठीक है, साफ लिखा हुआ आप देखना, ठीक है, स्केटिंग का इवेंट है, स्केटिंग ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, और ये शॉर्ट ट्रैक है। शॉर्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है, इसका जो ट्रैक होगा ना, मैक्सिमम आपका जैसे मूवमेंट है ना, इस तरीके से जाता है, जैसे ट्रैक ऐसे ऐसे बनेगा ना कुछ इसमें, तो तकरीबन 111.12 मीटर का आपको ट्रैक दिखेगा, तो छोटा ट्रैक है ना। तो ये एक स्केटिंग का ऐसा इवेंट है जो कि छोटे से ट्रैक में खेला जाता है, उसी का यहाँ पे एशियन ओपन गेम हो रहा है। तो कौन सा देश उसकी मेजबानी कर रहा है, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। तो चाइना, जापान, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। तो नाउ करेक्ट आंसर इज इंडिया, याद रखेगा। इंडिया जो है पहली बार होस्ट करने जा रहा है, यानी कि मेजबानी कर रहा है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, ठीक है। चलिए, अब जब भी स्पोर्ट्स से बात आती है, जब भी होस्टिंग से बात आती है, तो तारीख हो गया, वेन्यू हो गया, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तारीख क्या है, तारीख याद रखना, आज ही का दिन 20 अगस्त, ठीक, क्लियर पॉइंट यहाँ पे, आज ही का दिन यानी 20 से लेकर 23 अगस्त तक ये चलेगा 2025 में। क्लियर पॉइंट, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कहां पे रहने वाला है, कहां पे होने वाला है, वेन्यू कहां पे है, ठीक है, तो देहरादून, ठीक है, देहरादून में होने वाला है, ये पॉइंट आप याद रखना। और देहरादून में कहां पे, तो याद रखना महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ठीक है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ये होने वाला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। वेन्यू हो गया, शॉर्ट ट्रैक क्यों होता है मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। और ये अब इंडिया का सबसे बड़ा, याद रखना, सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट विंटर इवेंट है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा बिगेस्ट विंटर इवेंट है, ये बात भी आप लोग याद रखना, ठीक है, इवेंट है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और यहाँ पे कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, तो यहाँ पे 11 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है बच्चे, कितने, 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और सारी की सारी कंट्री जो होंगी वो एशियन गेम है, तो एशियन गेम्स की ही हम बात करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चे, और ये इंडिया पहली बार कर रहा है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए क्या पे क्या, इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब कोई भी गेम होता है ना, तो नेशनल लेवल पे उसकी एक बॉडी होती है, यानी जो उसको रेगुलेट करती है। तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, तो याद रखना, ठीक है, ISAI, ठीक है, ये कौन कर रहा है, ISAI कर रहा है, ठीक है। ISAI का क्या मतलब बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ISAI कर रहा है, ISAI कर रहा है। अब ISAI क्या है, याद रखना, ठीक है, आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ISAI है, ये इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, यानी कि आइस स्केटिंग का एक
एपेक्स बॉडी है, हेड है, वही ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ये बना कब था? तो ये 2002 में बनाया गया था इस एसोसिएशन को, और 2003 में इसने मान्यता प्राप्त किया था। किससे मान्यता प्राप्त किया था? ISU से। ISU का मतलब क्या होता है याद रखना, ठीक है। ISU का मतलब है इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन, ठीक है। यानी कि यहां पे एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको हम लोग ISU के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना 1931 में की गई थी। इसके अंडर में आता है हमारा नेशनल लेवल वाली एजेंसी, जो कि इंडिया में ये सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया है याद रखना, ISAI ने ऑर्गेनाइज किया है। और किससे मान्यता ली है? 2003 में। तो याद रखना ISU से, इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन से मान्यता लिया है। क्लियर पॉइंट बच्चे? यहाँ पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, जो पढ़ा चुका हूं वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इंफॉर्मेशन एक चीज मैं भूल गया, ठीक है, याद रखना, ये जो ISAI है ना, जो चेयरमैन तो होता ही है ना, तो इसका अमिताभ शर्मा चेयरमैन है, ठीक है, अमिताभ शर्मा चेयरमैन है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर पॉइंट? ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, सारी मैं आपको बता चुका हूं। 11 एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली। चलिए कंट्रीज का नाम भी देख लीजिए, चाइना, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इंडिया। वो बात अलग है कि ये नामों पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे या शायद नहीं पूछे जाए, तो आप लोग 11 कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन आता है, विच टू प्रोजेक्ट्स वर इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यहां पे दिल्ली में दो ऐसे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन उन्होंने किया है, आपको उन दोनों प्रोजेक्ट्स का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज यमुना एक्सप्रेसवे EPE, ऑप्शन नंबर 2 इज B UER2 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, 3 D&D एक्सप्रेसवे KMP, एंड चौथा नोएडा एक्सप्रेसवे EPE, ठीक है बच्चे। तो देखिए नरेंद्र मोदी ने दो जो उद्घाटन किए हैं, इनॉग्रेशन किए हैं प्रोजेक्ट्स का, वो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं आपकी UER2 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। पहला तो कौन सा है? UER2, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब UER क्या है? तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अर्बन एक्सटेंशन रोड, याद रखना ये क्या है? UER, अर्बन एक्सटेंशन रोड, याद रखना, ठीक है, अर्बन एक्सटेंशन रोड, ठीक है। ये एक एक्सप्रेसवे है जो कि दिल्ली को सेमी सर्कल में कवर करता है, ठीक है, दिल्ली को सेमी सर्कल में कवर करेगा, याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट। और ये दोनों प्रोजेक्ट का मिला के, ये दोनों प्रोजेक्ट का मिला के जो टोटल जो खर्चा आया है सरकार का, ठीक है, वो कुछ आया है भाई साहब इस तरीके से 11,000 करोड़ दोनों का मिला के खर्चा आया है, ठीक है। दोनों प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कौन कौन सा? ठीक है, UER यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे। क्लियर पॉइंट? अब ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कहीं ना कहीं दिल्ली के थोड़ा सेंटर में है, ठीक है। तो दिल्ली के जैसे मान लो दिल्ली हो गया, दिल्ली के ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे ना, तो तकरीबन 40 से 50% का डिस्टेंस कवर हो जाता है, याद रखिएगा, मतलब छोटा हो जाता है डिस्टेंस इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से। बहुत फास्ट चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं होगी। दिल्ली में भीड़ भाड़ आपको पता ही कितनी होती है, एक बार ट्रैफिक जाम हो गया तो भैया घंटों फंसे रहो, ठीक है। इन सारी समस्याओं का छुटकारा मिल जाएगा और डिस्टेंस जो है 40 से 50% यहाँ पे कम हो जाएगा। तो नाम याद रखेंगे आप लोग, UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए अभी देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे अगर पूछता हूं कि ये एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस स्टेट के पास है, तो आप आंसर यहां पे क्या दोगे? सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किसके पास है? ठीक है, याद रखना यूपी के पास है। याद रखना मैं हाईवे की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं नेशनल हाईवेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्रेसवेज की बात कर रहा हूं। तो यूपी के पास टोटल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें 6 अभी वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग है, और 7 अभी कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, याद रखना। एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर होता है, ठीक है। एक्सप्रेसवे जो होता है ना, उसमें रोडों में कट नहीं होता कि इधर से उधर चले जाओ, बहुत मतलब दूर दूर पे कट होता है, 15-15 20-20 किलोमीटर तक कट ही नहीं मिलेगा, इसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और जो हाईवे होता है ना, बीच बीच में कट आते रहते हैं ताकि इधर से आप उधर चले आओ, उधर से उधर चले आओ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पास भैया एक्सप्रेसवे 13 है, और बात करें नेशनल हाईवे की तो 35 नेशनल हाईवेज है उत्तर प्रदेश के बाद। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेसवे को लेकर है, ना कि हाईवे को लेकर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
कि सर ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे, ये किसने बनाया है? कोई तो ऐसी अथॉरिटी होगी ना। डेफिनेटली बच्चे अथॉरिटी है यहाँ पे, और उस अथॉरिटी का नाम क्या है? NHAI। ठीक है, उस अथॉरिटी का नाम क्या मिलेगा यहाँ बच्चे? ठीक है, NHAI याद रखना। ठीक है, NHAI। ठीक है, 1988 में बनाया गया था। नाउ व्हाट इज NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी हाईवे बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, जितने भी रोड बनते हैं बड़े बड़े, वो सब NHAI के अंडर में ही बनाए जाते हैं। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, स्वतंत्र बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, और अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमारे रोड वोड बनाने वाले मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी साहब हैं, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, नितिन गडकरी साहब हैं। ठीक है, गडकरी साहब हैं। अब नितिन गडकरी साहब हैं, तभी तो इस इनॉग्रेशन में नितिन गडकरी साहब थे, आपके मोदी साहब थे, ठीक है, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता थी, ये सभी इस ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, इस इनॉग्रेशन में अवेलेबल थे। ठीक है, मौजूद थे। ठीक है बच्चे, चलिए अब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, मेन जो भी चीजें थी। ठीक है, यही दोबारा से आपको PDF में दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है बच्चे। ठीक है, अगले सवाल में हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, व्हाट आर द नेम्स ऑफ न्यूली एडेड सेक्शंस ऑफ द राष्ट्रपति भवन गार्डन? राष्ट्रपति भवन गार्डन जो है, याद रखना, तो इसमें ना एक गार्डन है, जैसे राष्ट्रपति भवन जहां पर राष्ट्रपति ठहरते हैं ना, तो ये गार्डन है राष्ट्रपति का, तो इसके अलग अलग सेक्शंस हैं। ठीक है, अब भाई क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, ये अलग अलग सेक्शन राष्ट्रपति गार्डन के हैं, इसमें 3 सेक्शन ऐड किए गए। ये इतना इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग क्वेश्चन में पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल भाई, वो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, भारत की सारी पुरानी इमारतों में से एक है वो राष्ट्रपति भवन। तो जो गार्डन है ना, यहाँ पे याद रखना, गार्डन जो है, तो ये अमृत उद्यान नाम है गार्डन का। ठीक है, जो गार्डन है, ठीक है, इसमें जो है, चलिए, ठीक है, ये जो गार्डन है ना, अमृत उद्यान, याद रखना, इसमें 3 सेक्शन और जोड़े गए हैं, आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, इस गार्डन का नाम क्या है? अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान नाम है, यानी अमृत गार्डन नाम है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन ऐड किए गए हैं। ठीक है, और उसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से बताएं उनका नाम क्या है तीनों सेक्शन का। ठीक है, लोटस कोर्ट, हर्बल गार्डन, रोज वॉक, 3 सेक्शन ये हो गए। बी में देखें, प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रूक, सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, पीकॉक ट्रायल, मेडिटेशन गार्डन, टुलिप वैली, एंड ऑप्शन नंबर डी, अमृत वाटिका, चंपा ग्रोव और रिवर वॉक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बच्चे ऑप्शन नंबर बी, प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव एंड बबलिंग ब्रूक। ये 3 सेक्शन है, यानी सेक्शन नंबर 1 का प्लूमेरिया गार्डन नाम रखा गया है, सेक्शन नंबर 2 जो ऐड हुआ है बनियान ग्रोव, और सेक्शन नंबर 3 जो है आपका बैबलिंग ब्रूक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि सर इसी में 3 सेक्शन ऐड कर दिए गए, तो मेन जो आपका अमृत उद्यान, तो डेफिनेटली ये जो अमृत उद्यान है ना, इसी में 3 सेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिए गए। ठीक है, और ये किसका गार्डन है? तो राष्ट्रपति भवन का गार्डन आपको दिखाई देगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन याद रखना। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, भवन याद रखना। ठीक है, अब राष्ट्रपति भवन के निर्माण किसने की थी? थोड़ा हम लोग इतिहास में चले जाते हैं, देखते हैं स्टैटिक क्वेश्चन में। तो 1911 में, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। और क्यों हुआ था? तो किंग जॉर्ज 5th जो थे ब्रिटेन के राजा, उनकी ताजपोशी थी। ठीक है, किंग जॉर्ज 5th जो थे, किंग जॉर्ज 5th जो थे, उनकी ताजपोशी थी। यानी वो जब राजा बन रहे थे ना, तो उनका जो कोरोनेशन था, ठीक है, राजा बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, राजा बनाने का जो अनाउंसमेंट था, तो 1911 में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको आज की डेट में हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वहीं से उनका कोरोनेशन हुआ था। ठीक है, ये बिल्डिंग बनाया किसने था? तो याद रखना, बहुत फेमस है। ठीक है, जिन्होंने इंडिया गेट बनाया था, उन्होंने ही राष्ट्रपति भवन बनाया था, एडविन लुटियंस। ठीक है, नाम क्या है इनका? एडविन लुटियंस। ठीक है, एडविन लुटियंस। ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति भवन बनाया किसने था? एडविन लुटियंस ने बनाया था, और 1911 में बनाया गया था राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और अमृत उद्यान जो है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के गार्डन का नाम है, जिसमें 3 सेक्शन ऐड किए गए हैं। क्लियर पॉइंट, प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बैबलिंग ब्रूक। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं कि ये तीनों के तीनों सेक्शंस काम क्या करेंगे। ये सारी की सारी डिटेल में आपको दे रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो सबसे पहले 3 सेक्शन में से अमृत उद्यान में आपको बता चुका हूं, प्लूमेरिया गार्डन जो है वो क्या है, रोलिंग ग्रास माउंट्स है, यानी बड़ी खूबसूरती के साथ घासों को ऐसे 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 टीले बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे टीले बनाए गए हैं, हरियाली हरियाली घास है भाई, ठीक है, आराम से नंगे पैर चलो, बड़ा मजा आएगा यहाँ पे। और मजे की बात यह है कि पब्लिक के लिए खुला भी है, पब्लिक यहाँ पे जा सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन है तो गार्डन है तो जा नहीं सकती, पब्लिक यहाँ पे जा सकती है, ठीक है, याद रखना। और जो बैनियान ग्रोव है, सेकंड वाला कौन सा था सेक्शन, बैनियान ग्रोव, ठीक है, याद रखना। ये क्या करता है, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ बनाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा पाथ बनाया जाएगा ना जिसमें छोटे 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 पेबल्स यानी पत्थर नहीं, कंचे टाइप के डले रहेंगे, आप चलोगे तो आपका पैर अपने आप ही रिलैक्स फील करेगा, मतलब नेचुरल मसाज होगा एक तरीके से कह सकते हो। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया बैनियन ग्रोव को, ठीक है। और जो बैनियन ग्रोव है ना, फॉरेस्ट लैंड साउंडस्केप देता है। फॉरेस्ट साउंडस्केप का मतलब क्या है, अब उसके गार्डन में जाओगे ना, उस गार्डन में उस सेक्शन में, तो आपको ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देंगी, चिड़ियाओं की मधुर आवाज सुनाई देगी, ठीक है, झरने हल्के हल्के गिर रहे हैं, छोटे छोटे झरने बनाए गए हैं, मतलब एकदम जंगल वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया बनियान ट्री को, ठीक है। बबलिंग ब्रुक की बात कर लेते हैं। बबलिंग ब्रुक जो है, ठीक है, नेचुरल वाटर इंस्पायर्ड सेक्शन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे ताल तलैये बनाए गए हैं, छोटी छोटी रिवर टाइप का डिजाइन बनाया गया है, ये सारी चीजें, ठीक है। पब्लिक विजिट कर सकती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और खुला है 14 सितंबर 2025 तक। इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which iconic US monument hosted the Indian tricolor for Independence Day 2025, यानी कि जो हमारा आजादी का दिवस था 15 अगस्त 2025, ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में यहां पे एक मॉन्यूमेंट है, यूएस में, अमेरिका में एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि पुरानी बिल्डिंग है, उसके ऊपर तिरंगा लहराया गया है, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बिल्डिंग के ऊपर किसी यूएस के अलावा किसी दूसरे देश का झंडा लहराया गया है, एंड दैट इज इंडिया। हमारा प्यारा भारत का तिरंगा, हमारा ऊंचा तिरंगा जो है कहां पे लहराया गया, यूएस की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग पे लहराया गया है, और उस बिल्डिंग पे आज तक किसी भी विदेशी झंडा को नहीं लहराया गया था, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो बिल्डिंग कौन सी है आपको ये बताना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्पेस नीडल सेटल, गोल्डन गेट ब्रिज, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इस बच्चे स्पेस नीडल सेटल, ठीक है, याद रखना। अब ये स्पेस नीडल सेटल, दो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, स्पेस नीडल अलग है और सेटल अलग है, ये क्या है तभी आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चे मैं बताता हूं। अब देखिए सेटल क्या है, याद रखना, सेटल क्या है, सेटल एक सिटी है, ठीक है, सिटी ऑफ वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में एक शहर है जिसका नाम क्या है, सेटल, ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। अब सेटल में एक बिल्डिंग है या फिर एक टावर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्पेस नीडल। क्या नाम है, स्पेस नीडल, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्पेस नीडल। और ये कब बनाया गया था, 1962 में बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था स्पेस नीडल, एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर के रूप में बनाया गया था, याद रखना, एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर के रूप में बनाया गया था, यानी कि यहां पे जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उनको प्रमोट किया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशंस को प्रमोट किया जाएगा, पूरी दुनिया की कंपनियां यहां पे आएंगी, अपने ऑफिसेस खोलेंगी, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। और यहां पे अभी तक किसी दूसरे देश का झंडा नहीं लहराया गया था यूएस के अलावा, ठीक है, पहली बार इंडियन ट्राई कलर यानी हमारे तिरंगा को लहराया गया है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखना, वॉशिंगटन डीसी का शहर का नाम क्या है, सेटल, और सेटल में एक टावर है स्पेस नीडल, ठीक है, स्पेस नीडल पे तिरंगा को लहराया गया है। स्पेस नीडल की जो बनावट थी, एस्टैब्लिशमेंट थी, वो 1962 में हुआ था। क्लियर बच्चे यहाँ पे, चलिए, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कुछ और स्टैटिक क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे था, सभी को पता है बात, ठीक है, पहली बार हमारे देश को इस बिल्डिंग पे लहराया गया है, झंडे को लहराया गया है। अब जब भी कोई इवेंट विदेश में ऑर्गेनाइज होता है ना, तो जो भारत के दूतावास होते हैं ना, भारत के दूत होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो वहां पे उस इवेंट में होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे भारत का कॉन्सुलेट जो है वो सेटल में फिलहाल कौन है, याद रखना, प्रकाश गुप्ता जी। कौन, प्रकाश गुप्ता जी हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट जो कि वहां पे हैं, ठीक है, याद रखना, वॉशिंगटन डीसी में है, तो उनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा इवेंट किया गया है, तो नाम याद रखना, प्रकाश गुप्ता, ठीक है। अब इंडिया पे हो तो जाके लहरा दोगे क्या, नहीं ना, वहां की जो अथॉरिटी होगी उससे परमिशन भी लेना पड़ेगा, और परमिशन लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पे मेयर होते हैं, वॉशिंगटन डीसी में मेयर होते हैं, जो सेटल के जो मेयर है, याद रखना, ठीक है, ब्रूस हैरेल वहां के मेयर हैं।
तो उनसे परमिशन ली गई कि भैया हम तिरंगा लहराना चाहते हैं, जिससे यूएस और इंडिया की दोस्ती और ज़्यादा बढ़िया होगी, और ज़्यादा गहरी होगी, गाढ़ी होगी। और वैसे भी जो टैरिफ वाला सिचुएशन अभी चल रहा है, तो इसमें तो भैया डेफिनेटली हमें अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि नफरत तो वैसे ही बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रूस हेरल और प्रकाश गुप्ता जी दोनों ने मिलकर सैटल शहर में जो नीडल स्पेस टावर है उसके ऊपर तिरंगा लहराया है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे बच्चे? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। Who won the Quant Box चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 टूर्नामेंट? यानी कि चेन्नई में एक चेस का टूर्नामेंट हुआ है 2025 का, वो और उसका नाम क्या है? क्वांट बॉक्स। ठीक है, तो इसमें किसकी जीत हुई है? ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ये ट्रॉफी किसके नाम पे गई है? अर्जुन एरिगेसी, कार्तिकेयन मुरली, विंसेंट कीमर एंड जॉर्डन वैन फॉसिट। ठीक है, चारों ऑप्शंस आपके सामने है बच्चे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा विंसेंट कीमर। ठीक है, ये जो आपका क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का टूर्नामेंट है, किसने जीता है? विंसेंट कीमर। ठीक है, ये जर्मनी के नागरिक है, जर्मनी के प्लेयर हैं, ये बात आप लोग पहले याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब याद रखना इन्होंने किसको हराया है, किसके साथ इन्होंने जो मतलब मैच था आखिरी किसके साथ था, याद रखना जॉर्डन वैन फॉरेस्ट। ठीक है, किसके साथ था? जॉर्डन वैन के साथ इनका मैच था, जो कि ड्रॉ हो गया था, यानी ये रहे ऑप्शन में। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? चलिए, तो ये हो गए फर्स्ट। और यहाँ पे इंडियन कौन है जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई पोजीशन मिली हो? यानी कि देखो बहुत सारे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक इज इंपॉर्टेंट। तो थर्ड रैंक पे है हमारे अर्जुन एरिगेसी साहब, ये तीसरे रैंक पे है। ठीक है, तो विजेता कौन है? विंसेंट कीमर है। और रैंक इंडियन में से बात करें, इंडियन में सबसे टॉप पे कौन है? तो यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? और इनके साथ जो एक इन्हीं के पोडियम पे एक और नाम आता है, यानी कि सेम लेवल पे एक और नाम आता है, वो याद रखना कार्तिकेय मुरली का। यानी इन दोनों ने पोडियम शेयर किया है, यानी इन दोनों ने सेम पोजीशन हासिल किया है। बट यहाँ पे अर्जुन एरिगेसी के थोड़े पॉइंट्स ज्यादा थे, इसलिए तीसरे रैंक पे वो आए हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? इवेंट कहाँ पे हुआ है? साफ सी बात है, चेन्नई में हुआ है। ठीक है, बताने की जरूरत तो है नहीं, साफ वो क्वेश्चन में ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रहे विंसेंट कीमर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बच्चे, चलिए ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यूएशन required in 2025 to enter the Hurun top 10 families business? देखिए, हुरून एक चाइना की रिसर्च एजेंसी है। ठीक है, वो क्या करती है ना, अमीरों की लिस्ट निकालती है, अमीर परिवारों की लिस्ट निकालती है। तो उसने इंडिया में टॉप 10 अमीरों के परिवारों की लिस्ट निकाली है। तो आपको यह बताना है कि सबसे टॉप पे कौन सा परिवार है। ठीक है बच्चे, याद रखिए। ठीक है, ये नहीं बताना, सॉरी, सबसे टॉप पे कौन सा परिवार है तो मैं बताऊंगा। उस लिस्ट में आने के लिए मिनिमम कितनी संपत्ति होनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यूएशन रिक्वायर्ड इन 2025 टू एंटर द हुरून टॉप 10 फैमिली बिजनेस? ठीक है, 2 लाख, 2.2 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, 2.6 लाख करोड़। तो करेक्ट आंसर इज बच्चे 2.2 लाख करोड़। क्लियर पॉइंट? यानी कि हुरून जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एजेंसी है, वो टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली का लिस्ट निकाली है। उसमें टॉप पे आप लोग देखोगे कौन है? अंबानी है। कौन है? अंबानी है, याद रखना, ये नंबर 1 पे है। ठीक है, और सेकंड रैंक पे कुमार मंगलम साहब। ठीक है, कौन? कुमार मंगलम साहब। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कुमार मंगलम सेकंड रैंक पे है। तो ये ऐसा नहीं है पहली बार है। ठीक है, ये पहले भी आ चुके हैं, यानी कि ये सेकंड टाइम है इनका, सेकंड टाइम अंबानी का है, याद रखना। इन लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है भाई, क्या करें, अमीर लोग हैं, इन्वेस्टमेंट इतना करते हैं। अभी वन तारा पूरा जंगल बना डाला भाई अंबानी ने, अनंत अंबानी ने। ठीक है, और आगे चल के कार्बन क्रेडिट भी बेचेंगे। समझ रहे हो कितना बड़ा प्लान है? लोगों को लग रहा है कि भैया जंगल बनाया है, एनवायरमेंट को अच्छा होगा, भाई वो अपने लिए बना रहा है, वो कार्बन क्रेडिट बेचा करेगा दूसरे देशों को। इतना दिमाग वो आज से 20 साल बाद का दिमाग आज से ही चला रहे हैं। तो टॉप पे कौन चल रहा है? ठीक है, अंबानी साहब चल रहे हैं, याद रखना। ठीक है, और हुरून क्या है? एक चाइनीज, हुरून क्या है? एक चाइना की कंपनी है। ठीक है, जो कि रिसर्च करती है। ठीक है, चाइनीज रिसर्च कंपनी है, रिसर्च एजेंसी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चाइनीज रिसर्च एजेंसी है चाइना की, कौन क्या नाम है इसका? हुरून, जो कि टॉप 10 फैमिली का लिस्ट निकाली है, अंबानी टॉप पे है, ये बात आप लोग याद रखना। बाकी सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं कौन कौन टॉप पे है। ठीक है, अंबानी फैमिली टॉप पे है हुरून की लिस्ट में। ठीक है, इसका बिजनेस वैल्यूएशन आप देखोगे 28.2 लाख करोड़ का आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, और ये नियर अबाउट 1/12 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि भारत की, ठीक है, जीडीपी जो है ना, ठीक है,
इंडिया जीडीपी, इंडिया की जीडीपी का 1/12 हिस्सा केवल अंबानी के पास है। पूरे भारत का 12वां हिस्सा किसके पास है? अंबानी के पास है। आप समझ सकते हो। अच्छा, ये जो टॉप 10 है ना, ठीक है, टॉप 10 है, ठीक है, ये टोटल कितना हिस्सा हमारा मतलब वो करते हैं, कितना हिस्सा बनाते हैं पूरे इंडिया का, यानी कि टोटल मिला के। तो ये अगर ओवरऑल की बात करते हैं ना बच्चे, पूरा पूरा ओवरऑल, तो ये ज्यादा नहीं करते, ठीक है, 6.21% के आसपास करते हैं। देखा जाए तो ये टॉप 10 फैमिलीज इतना ही करती हैं, ठीक है, तकरीबन तकरीबन, याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये 1/12 हो गया। कुमार मंगलम साहब जो सेकंड रैंक पे हैं, जो कि बिरला ग्रुप के मालिक हैं, इनका 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति है। और बिरला फैमिली इस साल 1.1 लाख करोड़ से आगे बढ़ी है, यानी इतनी संपत्ति पिछले साल से ज्यादा हुई है इनके, आप ये देखना, ठीक है। और जो इंडिया की जो टॉप 3 फैमिलीज है ना, ठीक है, वो तीनों मिला करके 40.4 लाख करोड़ की संपत्ति रखती हैं, ठीक है, कितना? 40.4 लाख करोड़ की संपत्ति रखते, 3 फैमिली, याद रखना। और ये फिलीपींस जो है ना, एक छोटा सा देश है, ठीक है, याद रखना, फिलीपींस की पूरी संपत्ति के बराबर है। क्लियर पॉइंट? यानी फिलीपींस की जितनी पूरी संपत्ति है उतना तो हमारे भारत के टॉप 3 फैमिलीज का ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये आप बता चुका हूं, अनिल अग्रवाल जो है पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं। अनिल अग्रवाल जो है पहली बार टॉप 10 में शामिल हुए हैं, और वो पहले 6 रैंक पीछे थे, 6 रैंक इंप्रूव करके टॉप 10 में आए हैं। और इनकी वैल्यूएशन जो है फैमिली की 2.6 लाख करोड़ की आपको मिलेगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? चलिए मैं आपको बता चुका हूं, करेक्ट आंसर आपका ये वाला है, क्योंकि 2.2 लाख करोड़ इस लिस्ट में आने के लिए आपको चाहिए। आपको इस लिस्ट में कंपटीशन में उतरना है तो 2.2 लाख करोड़ आपका वैल्यूएशन होना चाहिए, तो वही फैमिली इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। क्लियर पॉइंट? और लास्ट ईयर जितना भी पैसा था उससे 18,700 करोड़ इस बार जो है वो मतलब ज्यादा है। पिछले साल जितना भी टोटल इन फैमिली के पास पैसा था उससे कितना? 18,700 करोड़ ज्यादा पैसा इस साल इनके पास है, यानी इनकी संपत्ति बढ़ ही रही है, ठीक है। नाउ व्हाट डज एनपीसीआई प्लान टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम अक्टूबर 1, 2025, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन जो है एनपीसीआई डिसकंटिन्यू करना चाहती है अक्टूबर 1, 2025 से, यानी कि नहीं चलाएगी, बंद कर देगी, ठीक है। यूपीआई क्यूआर पेमेंट, जो आप लोग क्यूआर पेमेंट करते हो, क्या एनपीसीआई वो बंद करवा देगा? यूपीआई P2P कलेक्शन, ठीक है, पीयर टू पीयर कलेक्शन, ठीक है, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन, उसके बाद यूपीआई ऑटो पे, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बंद करवा दिया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस बच्चे यूपीआई P2P। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? P2P का मतलब क्या होता है? पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, याद रखना, कितना क्या है इसका मतलब? पीयर टू पीयर, ठीक है, पीयर टू पीयर इसका मतलब है, यानी कि पर्सन टू पर्सन इसका मतलब है। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? ये वो ट्रांजेक्शन होता है जो कि आपको रिक्वेस्ट करता है पेमेंट करने के लिए। जैसे कि आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हो, आपने मान लो 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया, तो आपको ना वो नंबर उम्बर डाल के जो स्कैनर देता है ना, और आप जब स्कैन करते हो तो ऑटोमेटिकली 500 रुपए लिखा हुआ आ जाता है। वो 500 एंट्री नहीं करता ऑटोमेटिकली, आप नहीं एंटर करते हो अपने मोबाइल में। आप, हम लोग जैसे पेमेंट क्या करते हैं, दुकान पे सामान खरीदा, हमने 500 रुपए खरीदा, तो हम लोग गए, स्कैनर हमने क्यूआर स्कैन किया, उसके बाद हम लोगों ने डाला 500 रुपए, फिर हमने सबमिट किया, पिन डाला और पेमेंट हो गया। जब आप पेट्रोल पंप वगैरह जाते हो ना, तो आप अमाउंट नहीं डालते हो, अमाउंट डाला हुआ ही आता है और आप पेमेंट करते हो। इसको बोलते हैं P2P, ठीक है, डायरेक्ट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो ये फंक्शन को बंद कर दिया है अभी किसने? एनपीसीआई ने। क्लियर पॉइंट? P2P को बंद कर दिया गया है। क्लियर है? अब P2P का जो वैल्यूएशन थी वो मैक्सिमम पेमेंट कितनी थी? मैक्सिमम पेमेंट कितना कर सकता है? खैर अभी चल ही रहा है तो इसको कर सकता है बोलते हैं, कर सकता था नहीं, इतना कर सकता है। और दिन का 50 ट्रांजेक्शन अलाउड था। क्लियर पॉइंट? यहाँ 50 ट्रांजेक्शन अलाउड था। आप लोग देखना, आपके पास कोई फोन पे क्यूआर कोड भेजता है ना व्हाट्सएप के जरिए, तो आप जाते हो फोन पे या गूगल पे में, फिर आप स्कैन, जो आप गैलरी में जाते हो, गैलरी से स्कैन करते हो, तो आपका 2000 से ज्यादा पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से नहीं होता कि मैक्सिमम पेमेंट आपका 2000 ही होगा, क्योंकि उस बंदे ने भी तो आपको रिक्वेस्ट किया है ना, ठीक है, क्यूआर कोड शेयर करके, याद रखना। तो आपको क्या करना होता है, उसको ना, उस स्कैनर को दूसरे फोन से करोगे ना, एक फोन में स्कैनर रख के दूसरे फोन से उसको देखोगे, करोगे, तो आपका जितना भी अमाउंट कर सकते हो। लेकिन अगर सेम डिवाइस से अगर करते हो, सेम डिवाइस में गैलरी में जाके पेमेंट करते हो, तो 2000 से ज्यादा नहीं होता, आप देखना, ठीक है। तो ये इस चीज को अभी बंद कर दिया गया, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे थे भाई साहब, ठीक है। आप
आपको पता ही नहीं लग रहा था कि आपका पेमेंट कट रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा पेमेंट कट जाता था। कई बार आप देखना कि रिक्वेस्ट आती है, आप कोई एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करते हो, पेमेंट मांगता है ना, तो फोन पे का जब जैसी पेमेंट डालते हो तो आपके पास फोन पे रिक्वेस्ट जाती है कि इतने पेमेंट मांगे हैं, ठीक है, आप अलाउ करते हो तो पेमेंट उतना कट जाता है, ठीक है। तो होता क्या है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कई बार जो कस्टमर्स पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्यादा नहीं पता इन सब के बारे में, वो पेमेंट कर देते हैं फ्रॉड वालों को भी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, P2P कलेक्शन को खत्म कर दिया गया है और ये अलाउ होगा 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है। और ये किसने किया है, तो एनपीसीआई ने किया है, ठीक है। एनपीसीआई क्या है भाई साहब, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये आरबीआई का ही एक अंग है, आरबीआई के ही एक कंपनी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसको काम दिया गया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को, पेपरलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो कब आरबीआई ने इसका गठन किया था, तो 2008 में इसका गठन किया था और इसी ने हमारा यूपीआई बनाया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसी ने ही बनाया है, ठीक है, याद रखना पेमेंट्स इंटरफेस इसी ने ही बनाया है, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीआई 2.0 आ गया, यूपीआई 2.0 आया एडिशनल फैसिलिटीज के साथ। यूपीआई 2.0 में पहली बार हिस्ट्री रिकॉर्ड होने लग गई थी, पहले जो यूपीआई पेमेंट था उसमें हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं होती थी, ऑटो पे नहीं होता था, ठीक है। यूपीआई 2.0 में ऑटो पे होने लग गया, क्योंकि मुझे हॉस्टल की फीस भरनी है, एक बार भर दिया तो उसी के हिस्ट्री में जाऊंगा तो दोबारा से पे आ जाएगा, ठीक है, ऑटो पे लगा दिया जाएगा, हर महीने अपना पैसे कटते चले जाएंगे, ये सब यूपीआई 2.0 में आया। यूपीआई 1 2 3 4 आ गया, यूपीआई 1 2 3 4 पे आ गया, ठीक है। ये बटन वाला मोबाइल पे काम करता था, ठीक है, वॉइस के जरिए काम करता, इतना पैसा दे दो तो वो बोलेगा मोबाइल अब बैंक अकाउंट नंबर डालो, तो आप बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, तो ये उस पर काम करता था। ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा भारत के अंदर में, ठीक है, क्योंकि सभी के पास भाई टच मोबाइल है, इजी सभी, कौन बोलेगा खट 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 आप डाल दो ना, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यूपीआई वगैरह भी सब इसी नहीं बनाया था ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सके। अब यूपीआई कब बनाया गया था भाई साहब, याद रखना, तो यूपीआई को बनाया गया था 2016 के अंदर में पहली बार, ठीक है, यूपीआई 2016 में बनाया गया था, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। और तब से फोन पे, गूगल पे जो भी है हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे 2016 के बाद, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें इसमें, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं पूरा, यूपीआई पेमेंट सारे बैंक कितने भी एप्लीकेशन उसमें नहीं चलेगा, 1 अक्टूबर 2025 से P2P वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, 2000 वाला 50 ट्रांजेक्शन दिन के कर सकते हो, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ व्हाट वाज द WPI इन्फ्लेशन इन जुलाई 2025, द सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मंथ ऑफ द नेगेटिव इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या बता रहा है, जुलाई 2025 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति क्या थी, जो लगातार दूसरे महीने नकारात्मक मुद्रास्फीति थी, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति यानी कि जब महंगाई बढ़ती है, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया 0% महंगाई, ठीक है, तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या होगा, जब 1 2 3% बढ़ेगी, डिफ्लेशन क्या होगा, जब 1 2 3% यहाँ पे घटेगी, ठीक है, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, यानी कि मुद्रा अपस्थिति, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये आपका इन्फ्लेशन हो गया, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रख लेना, क्लियर है। तो ये आप देखना, और इसको नकारात्मक मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई माइनस में चल रहा है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो, और याद रखना है किसमें बता रहा है, तो होलसेल वाले में। दो तरीके से हम लोग महंगाई जांचते हैं, महंगाई जांचने का हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्लियर पॉइंट। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, वस्तुएं यानी कि गुड्स की बात करते हैं, क्लियर पॉइंट। और ये सीपीआई में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सवाल है वो किस चीज से रिलेटेड है, डब्ल्यूपीआई से है। डब्ल्यूपीआई का जो महंगाई है ना वो कम हुई है, पिछले साल भी कम, पिछले महीने भी कम थी और इस महीने भी कम है, तो कितनी कम हुई है आपको ये बताना है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी -0.58% से कम हुई है WPI, जो कि बहुत ही गलत बात है, नेगेटिव है, क्योंकि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की क्या बोलती है, याद रखना कि भाई साहब 4% महंगाई होनी चाहिए। कितनी महंगाई होनी चाहिए, तो हमारे पास कम से कम 4% तो महंगाई
होनी ही चाहिए। कितनी? 4%। और सर अगर ज्यादा बढ़ जाए तो कितनी बढ़नी चाहिए? तो भैया +2 यानी कि 6% तक बढ़ जानी चाहिए। और कम से कम कितनी बढ़नी चाहिए? तो -2 यानी कि 2% तक। यानी कि अगर महंगाई को कंट्रोल करना हो तो 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा कौन बताता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है बच्चे, तो अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, 2 से कम है ना, -0.58, तो कितना नेगेटिव बात है, कितनी गलत बात है भाई इंडिया के लिए। तो हमें कोई ना कोई तो यहां पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो अब मैंने आपको बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में थोड़ा बात कर लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं की बात करता है, इसमें सर्विसेज की महंगाई नहीं दी जाती है। डॉक्टर महंगी फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है, बसों का किराया बढ़ रहा है, फ्लाइट का किराया बढ़ रहा है, वो सब इसमें नहीं आता WPI में, ठीक है, वो सब CPI में आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। और क्यों नहीं आता WPI में भाई साहब? इसलिए नहीं आता है क्योंकि होलसेल में आप सामान खरीद सकते हो, सेवाएं कैसे खरीदोगे, है ना? सेवाएं कैसे खरीदोगे? सर्विसेज होलसेल में कैसे खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। तो इसलिए सिर्फ वस्तुओं की यहां बात की जाती है। सर ठीक है, तो कितनी वस्तुएं होंगी? तो 697 गुड्स यहां पे रजिस्टर्ड है, किसमें? यहां पे WPI में। यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो कितने आइटम्स की कैलकुलेशन करूंगा? 697 आइटम्स की कैलकुलेशन करूंगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है याद रखना, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे फ्यूल में बांटा गया है, चलिए मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, याद रखना। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट में बांटा गया है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में बांटा गया है, याद रखना, ठीक है। और दूसरा फ्यूल की कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि WPI को किन कैटेगरी में बांटा गया है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है WPI को। क्लियर पॉइंट? यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो जीवन के लिए बड़ी जरूरी चीजें हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, खाने पीने की चीजें होंगी, ये सारी। फ्यूल में आपको पता है पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैन्युफैक्चर का मतलब जो फैक्ट्री में सामान बनते हैं उन सबका मैन्युफैक्चर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी सबका देख लेते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे? देखिए, जो फूड इंडेक्स की बात करते हैं, फूड इंडेक्स खाने पीने की चीजें हैं, इसमें डिफ्लेशन हुआ है 2.15% का, ठीक है। प्राइमरी आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, इसमें भी डिफ्लेशन हुआ है, कितना? -4.95। डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा, यानी महंगाई का उल्टा, सस्ताई एक तरीके से। तो कितना हुआ है? -4.95, यानी चीजें इतने % सस्ती हुई हैं पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट जो है -2.43। सिर्फ एक ही सेक्टर है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो कि 2.05% से बढ़ा है। अच्छा, WPI किस साल की प्राइस पे काम करता है? जब भी बढ़ाई होगी ना तो 2011 और 12 जो है बेस ईयर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी महंगाई की बात करेंगे ना तो ऐसा थोड़ी पिछले साल की कीमतों से हम लोग कैलकुलेट करेंगे महंगाई कितनी बड़ी, नहीं, 2011-12 की कीमतों से हम लोग डिसाइड करेंगे कि महंगाई कितनी बड़ी है, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ नाटो आर्टिकल 5, नाटो की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 5 इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1949 में बनाया गया था। ये इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है, ठीक है बच्चे, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। और ये नाटो क्यों न्यूज में है भाई, क्यों इतना ज्यादा मतलब खबरों में बना हुआ है? सर क्यों आप इसको पढ़ा रहे हो? ये तो भाई 1949 की बात है भाई साहब। रशिया और यूक्रेन का मुद्दा भी चल रहा है, जिसमें ट्रंप जो है बीच में कूद रहे हैं कि भैया दोनों के झगड़े में सुलझवा दूं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन चाहता है नाटो में एंट्री कर देना, और रशिया चाहता है कि भैया यूक्रेन नाटो में एंट्री नहीं ले नहीं ले, ठीक है बच्चे। चलिए, इसी वजह से तो लड़ाई हो रही है। तो नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है? ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मिलिट्री अलियांस एंड कलेक्टिव डिफेंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज योर मिलिट्री अलियांस, कलेक्टिव डिफेंस। देखिए, जो आर्टिकल 5 है ना नाटो का, जो आर्टिकल 5 है नाटो का, आर्टिकल 5 नाटो का, ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? इनके जितने भी मेंबर्स हैं, याद रखना, ठीक है, इनके मेंबर्स में थे, याद रखना, एक मेंबर पे, एक सदस्य पर हमला, सदस्य पर हमला, सभी पर हमला माना जाएगा, सभी पर हमला माना जाएगा, याद रखना, माना जाएगा। और सभी कंट्रीज मिलके उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट? तो यही आर्टिकल 5 में बताया गया है। क्लियर पॉइंट?
अब सर ये न्यूज में क्यों आ रहा है? देखिए अभी आपको पता है कि पूरा पूरा मुद्दा क्या चल रहा था, रशिया का चल रहा है, ठीक है। रशिया जो हो गया है, एक रशिया हो गया, ठीक है, और यूक्रेन हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया। इसी बात पे तो यहाँ पे काम चल रहा है कि सर रशिया क्यों चाहता है कि ये नाटो में शामिल ना हो, यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। देखो बच्चे, जब रशिया अभी रशिया है, रशिया अभी रशिया है, ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, क्लियर पॉइंट। और यूएसएसआर के अलावा एक और बड़ी पार्टी थी यूएसए, अमेरिका एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी, यानी कि दुनिया में दो बड़ी शक्तियां थी सबसे बड़ी, ठीक है, अमेरिका और यूएसएसआर, क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो जब यूएसएसआर टूटा तो यूएसएसआर टूट के क्या बना, रशिया अकेला बन गया और यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट था। अब यूक्रेन कह रहा है यूएसएसआर से हटने के बाद कि भाई मैं तो अब नाटो में चला जाऊंगा। और नाटो क्यों बनाया गया था? यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था। नाटो है ना, ठीक है, यूएसएसआर को एनकाउंटर करने के लिए बनाया गया था, जो सोवियत संघ के को काउंटर करने के लिए, उसके विरोध में बनाया गया था। तो भाई साहब आप यूएसएसआर में पहले थे और मतलब ये ना कि एक सगा भाई यहां से निकल के दुश्मन के गोद में जाकर बैठ जाए, और तो क्यों यूएसएसआर यानी कि रशिया अलाउ करेगा? तो रशिया को लग रहा है कि भैया ये मेरे सारे भेद जानता है, मेरे साथ ट्रेड कर चुका है, और दूसरा तो पॉइंट ये मेरे दुश्मन के साथ जाके मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर पॉइंट। क्योंकि दोनों जो यूक्रेन और रशिया में बहुत डिस्टेंस कम है, अगर नाटो का मेंबर यूक्रेन बन जाता है तो नाटो के सभी मेंबर्स आके यूक्रेन में अपना मिलिट्री बेस बना देंगे, जो कि रशिया के लिए खतरा है। तो रशिया चाहता है भैया कि यूक्रेन शामिल नहीं होने वाला है, नाटो में नहीं होगा, और यहां पे इसी बात का झगड़ा है, इसलिए रशिया ने अटैक किया हुआ है। अब तीसरा जो एंगल आता है, याद रख लेना, ये देखना पुतिन, ठीक है, एक एंगल आपका पुतिन का आएगा, दूसरा एंगल आपका जेलेंस्की का आएगा यूक्रेन से, ठीक है, और तीसरा एंगल आपका ट्रंप का आएगा, याद रखना, ट्रंप, ठीक है, यूएसए से। अब ये ट्रंप क्या चाहता है कि भाई साहब युद्ध रुक जाए, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का जो युद्ध है वो रुक जाए। और ट्रंप क्यों इतना ज्यादा बेताब हो रहा है, उतावला हो रहा है कि भैया नहीं, युद्ध तो रोकना ही रोकना है, याद रख लेना, ठीक है। क्यों? ध्यान सुनना, क्योंकि जो ट्रंप क्या देख रहा है, रशिया का साथ कौन दे रहा है? इंडिया, चाइना और ब्राजील, ठीक है, पाकिस्तान भी कुछ हद तक दे रहा है। क्यों? ऑयल खरीद के। इंडिया ऑयल खरीद रहा है भाई, अभी हम सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से ही खरीदते हैं, रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया का फिलहाल ऑयल के क्षेत्र में, ठीक है। तो चलो इंडिया से तो उसको कोई खतरा नहीं है, अमेरिका को, लेकिन यहां पे अमेरिका यूएस क्या देख रहा है, ट्रंप क्या देख रहा है कि भाई साहब यहां पे चाइना और रशिया, कौन? चाइना और रशिया दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों कहां काम कर रहे हैं? एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनकी ताकत को तोड़ना जरूरी है। और इनकी ताकत कैसे टूटेगी? इसलिए तब टूटेगी जब यूक्रेन और रशिया की वॉर खत्म होगी, तो रशिया को जरूरत नहीं पड़ेगी चाइना की इतनी ज्यादा, तो इनके बीच का ट्रेड कम हो जाएगा, ठीक है। अभी रशिया को खूब पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, तो क्या कर रहा है? तेल बेच रहा है चाइना को, सीधी सी बात है भाई, तेल बेच रहा है और पैसा आ रहा है, वही पैसा यूक्रेन में लगा रहा है, ठीक है। तो सर चाइना से क्या खतरा है यूएसए को कि वो वॉर रोकना चाहता है, चाइना की शक्ति कम करना चाहता है इनडायरेक्टली, क्योंकि देखो वॉर रुकेगी तो रशिया को चाइना की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चाइना की जरूरत पड़ेगी, इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो चाइना और रशिया कहीं ना कहीं थोड़े अलग होंगे, तो चाइना थोड़ा बहुत तो कमजोर होगा, क्योंकि यूएसए क्या देख रहा है, चाइना तीसरी सबसे बड़ी पावर बनकर उभर रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में दूसरा भी हो जाए। और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा चाहता है, यूएसए अपना दबदबा चाहता है, और चाइना की ताकत अगर बढ़ती रही तो इंडो पैसिफिक रीजन में भाई साहब हो ही नहीं सकता कि चाइना को हटा के यूएसए अपना दबदबा बना ले, क्लियर पॉइंट। तो इसलिए चाइना को कमजोर करने के लिए ये वॉर रोकना चाहता है, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से तो सारा का सारा टैरिफ खेल रहा है ये कब से, क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए बच्चे, तो ये अभी जो मीटिंग हुई है, कल की बात बता रहा हूं, ठीक है, 18 तारीख को जो मीटिंग हुई है, 18 तारीख को जो मीटिंग हुई है 2025 में, ये याद रखना, किन किन के बीच? वॉशिंगटन डीसी में हुई है, पहली बात तो कहां पे हुई है? वॉशिंगटन डीसी में हुई है, व्हाइट हाउस, ठीक है, व्हाइट हाउस की बात करें यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट हाउस में हुई है भाई साहब, अमेरिका के व्हाइट हाउस, आपको पता है व्हाइट हाउस को सभी जानते हैं। यहाँ पे कौन कौन आया है? तो जेलेंस्की आए हैं, ठीक है, जेलेंस्की ने मीटिंग किया, ठीक है, याद रखना, ट्रंप ने मीटिंग किया, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, याद रखना, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे देश एक साथ व्हाइट हाउस में मिले हैं, और डिसीजन क्या लिया गया? और ट्रंप ने सीधा कॉल किया किसको? पुतिन को कॉल किया कि पुतिन साहब आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो पुतिन ने बोला, अपनी शर्तें रखी कि देखो मैं जितना एरिया मैंने कब्जा कर लिया है यूक्रेन का, जैसे डॉनबास हो गया, क्रीमिया हो गया, लुहांस हो गया, डोनेस्क हो गया, ठीक है, ये सारे एरिया पे मैं कब्जा अपना रखूंगा, यूक्रेन मान ले कि वो रशिया का हिस्सा है, तो यूक्रेन ने बोला चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ
और दूसरा पॉइंट कि आप नाटो, ये यूक्रेन जो है नाटो से नहीं जुड़ेगा, नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। अब सवाल किया जेलेंस्की ने कि सर मैं यूक्रेन का नाटो का मेंबर अगर नहीं बनूंगा तो यूक्रेन की रक्षा कैसे होगी? तो भाई जो डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन, ये सारे के लोगों ने क्या बोला, यूरोपियन यूनियन और ट्रंप ने, कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अब एक ग्रुप बनाया जा रहा है, किस किस का, याद रखना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, अमेरिका जो हो गया, ठीक है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जो हो गया, ये आपके मिलके क्या ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और नाटो स्टाइल सिक्योरिटी देंगे। किसको? नाटो स्टाइल सिक्योरिटी देंगे। किसको देंगे? जेलेंस्की को, यानी कि यूक्रेन को देंगे। नाटो स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो आर्टिकल 5 में जिस तरीके सिक्योरिटी मिलती है कि एक पे अटैक मतलब कि सभी पे अटैक, यानी कि अब यूक्रेन पे अटैक होगा तो माना जाएगा कि भैया यूरोपियन यूनियन के 27 देशों पे एक साथ अटैक हो गया है, अमेरिका पे हो गया, और ये सब मिलकर किसकी रक्षा करेंगे? यूक्रेन की। ऐसा शर्त रखी गई है। तो भाई पुतिन ने बोला ठीक है, मुझे तो नाटो से मतलब था कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो और जितने एरियाज मेरे पास हैं यूक्रेन के वो मेरे ही रहें। तो भाई जेलेंस्की ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सिक्योरिटी तो दो। तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए मिलकर सिक्योरिटी अभी दे रहे हैं। अब अगली मीटिंग जो होने वाली है, पुतिन ने कहा है कि अगली मीटिंग जेलेंस्की और पुतिन के बीच में होगी, बायलैटरल मीटिंग। उसके बाद एक ट्रायलैटरल मीटिंग भी होगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ पे? उसके बाद देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, फिलहाल तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड विद एडिशनल चार्ज। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ठीक है, याद रखेगा। यानी कि देखिए गवर्नर कौन होता है? जो हमारा राष्ट्रपति पूरे देश के लिए करता है ना, वही गवर्नर करता है राज्य के लिए। ठीक है, गवर्नर जो है, ठीक है, वही करेगा। गवर्नर किसका हेड होगा? ठीक है, स्टेट का हेड होगा। यानी कि गवर्नर क्या करेगा? राष्ट्रपति का काम करता है एक तरीके से स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो ये सवाल क्या आ रहा है कि अभी नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड के गवर्नर के रूप में किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? तो याद रखेगा अजय कुमार भल्ला जी को अपॉइंट किया गया है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे अजय कुमार भल्ला जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब ये कौन से आर्टिकल्स हैं जो अपॉइंटमेंट करवाते हैं और कौन करता है? ठीक है, गवर्नर जो होता है ना बच्चे, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 और 156, ठीक है, में दिया हुआ है। 155 अपॉइंटमेंट करता है और 156 में टर्म वगैरह बताता है। ठीक है, कितने साल की टर्म होगी? ठीक है, 5 साल का इनका टर्म होता है और इनका जो मिनिमम उम्र होनी चाहिए वो 35 ईयर्स की मिनिमम उम्र होनी चाहिए। छवि बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद इसका अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है? किसी इलेक्शन के जरिए नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट इसकी अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो अभी प्रेसिडेंट ने किसके अपॉइंटमेंट किया हुआ है? तो अजय कुमार भल्ला की अपॉइंटमेंट किया हुआ है। और किसके लिए? तो नागालैंड के लिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अशोक गजापति की बात करें तो गोवा के हैं गवर्नर। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रोफेसर असीम घोष की, तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं हरियाणा के। ठीक है, याद रखना हरियाणा के हैं ये। क्लियर पॉइंट। उसके बाद वीके सिंह की बात करें तो सिक्किम के। ठीक है, वीके जो जनरल थे, आर्मी के जनरल रह चुके हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, ये कहां के हैं भाई साहब? तो सिक्किम के। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए बच्चे, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, वेयर वर सोलर पैनल्स इंस्टॉल बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। यानी पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि सोलर पैनल को यहाँ पे पटरियों में लगाया गया है, रेलवे पटरियों में लगाया गया। आपको ये देखोगे। ठीक है, देखिए जो रेलवे पटरियां दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पे सोलर पैनल लगाया गया है। क्लियर। और ट्रेन की छतों पर भी लगाया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन की पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाया गया है। तो यहाँ पे कहां लगाया गया, ये आपका सवाल है। ठीक है, बनारस में, दिल्ली में, चेन्नई में और भोपाल में। ठीक है, तो बच्चे बनारस में। क्लियर पॉइंट, बनारस में। अब देखिए बनारस में पैनल लगाए गए हैं रेलवे पटरियों के बीच में, और ये वाटर प्रूफ है, ऐसा नहीं कि बारिश वारिश आएगी तो खराब हो जाएगा। और ये निकाले भी जा सकते हैं, री इंस्टॉल किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, ऐसा भी कभी किया जा सकता है। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि इंडिया चाहता है ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करें। क्योंकि इंडिया ने टारगेट क्या रखा था? 2030 तक ये लोग क्या करेंगे? 500 मेगावाट की बिजली जो है वो उत्पादित करेंगे। ठीक है, कहां से? सोलर से। ठीक है, ग्रीन एनर्जी उत्पादन करेंगे। ठीक है, याद रखना ग्रीन एनर्जी उत्पादन करेंगे कितने की? 500 मेगावाट की 2030 तक। ठीक है, और 2030 तक जितना भी हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करते हैं बिजली वगैरह, उसका 50% कहां से होगा? 50% ग्रीन एनर्जी होगा। यानी कि यही होगा सोलर एनर्जी हो गया, थर्मल पावर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ग्रीन, जो कि पॉल्यूशन को ना इस्तेमाल करे, जैसे कोयला से ना बने,
ठीक है, ये जो भी पोल्यूशन करने वाली चीजें हैं उनसे ना बने, उस एनर्जी का। चलिए अच्छा, एक और बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो ये 50% वाला टारगेट है ना बच्चे, 50% वाला टारगेट 225 में ही 2025 में ही पूरा कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो लाल किला पे स्पीच दिया है तो ये बताया है कि भैया इसका हमने 5 साल पहले ये टारगेट पूरा कर लिया है। ठीक है, अब 500 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट है 2030 में। और ये क्यों किया जा रहा है? पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्यों? पर्यावरण में इंडिया जो है, इंडिया ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें सारे के सारे देशों ने कसम खाई थी कि भाई साहब हम एक काम करेंगे, जो भी अपनी देश की पॉलिसी बनाएंगे उन पॉलिसीज में ध्यान रखेंगे कि हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, पॉल्यूशन ना बढ़ाएं। ठीक है, यानी पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो भैया इंडिया भी था, इंडिया ने भी कसम खाई थी, तो इस वजह से ग्रीन एनर्जी की बात की जा रही है। तो इसी क्रम में बनारस में रेलवे ट्रैक में भी यहाँ पे जो फिट किए गए हैं सोलर पैनल, और रेलवे स्टेशन पे जितना भी लाइट वाइट जलेंगे, पंखे वंखे जलेंगे, वो इसी से ही जलेंगे। क्लियर बच्चे यहाँ पे? चलिए, पहली बार पटरियों के बीच में किया गया। और बनारस में कहां पे, कौन सा रेलवे इंजन याद रखना, ठीक है, तो बरेका, बरेका जो इंजन का फैक्ट्री है वहां पे किया गया। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी शुरुआत किया गया, सक्सेसफुल होगा तो पूरी इंडिया में लगाया गया, तभी तो बनारस पहला वो स्टेशन बन गया। ठीक है, 15 किलोवाट का अभी फिलहाल इसकी कैपेसिटी है। और ये तकरीबन 19 मतलब 19 ऐसे ऐसे पैनल लगाए गए हैं फिलहाल इसके अंदर में, याद रखना। ठीक है, और ये 70 मीटर के ट्रैक पे फिलहाल लगाए गए हैं, आगे चल के किलोमीटर में भी लगाए जाएंगे अगर सक्सेसफुल रहा ये पायलट प्रोजेक्ट तो। ठीक है बच्चे, नाउ ठीक है, चलिए अब इसमें जो एस्टिमेशन जनरेशन होगा ना कितना, ठीक है, 3.21 लाख यूनिट पर किलोमीटर एनुअली हम लोग बिजली का उत्पादन करेंगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, और ये पूरी की तरह से भारतीय है, इंडिजिनस है, यानी भारत में ही इसको डिजाइन किया गया है, पूरा इंस्टॉलेशन सब कुछ। और ये जो रेलवे जो इंजन है उसके ऊपर भी पैनल लगाए गए हैं, ये सब भारत के अंदर ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, और जो बरेका जहां पे डिजाइन किया गया है बनारसी में, नरेश पाल सिंह उसके जीएम है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखें। अच्छा ओके, खत्म हो गया, कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ा के। ठीक है, आई होप आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा, सेशन काफी एनर्जेटिक रहा होगा। मेरी वॉइस बच्चे लो नहीं होने देता मैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बनी रहे, ये बात आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और ऐसे ही सारे के सारे सेशन जाने वाले हैं, अगर आप लोग लगातार बने रहे, हर एक सेशन देखते रहे, तो आई प्रॉमिस यू आपका कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें यहां से सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें बच्चों। जय हिंद।